नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं विनोद लवानिया, केमिस्ट्री लेक्चरर, पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया एल्किल हैलाइड क्लासिफिकेशन और एल्किल हैलाइड का नोमेनक्लेचर। एल्किल हैलाइड कहते किसे हैं, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किस तरीके से हो सकता है और एल्किल हैलाइड का हम नामकरण कैसे करते हैं, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, वो होगा एल्किल हैलाइड में समावयवता। देखें, सबसे पहले समावयवता होती क्या है। देखो, नाम से क्लियर हो रहा है, समावयवता के अंदर दो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, समान अवयवता। अवयवता यानी अवयव, हम ऐसे बोल सकते हैं समान अणुसूत्र। समावयवता यानी समान अवयव या समान अणुसूत्र, दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो सकते हैं, भिन्न, क्या कहलाएंगे, समावयवी, आइसोमेरिज्म। और इस घटना को हम क्या बोलेंगे, समावयवता। तो आप एक चीज तो क्लियर कर लें, समावयवता क्या होगी, जिनके अणुसूत्र क्या होंगे, समान, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग हो, तो वो यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समावयवी। और इस प्रोसेस को, इस घटना को, इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा है, समावयवता। एल्किल हैलाइड के अंदर दो प्रकार की समावयवता आपके सिलेबस में है, श्रृंखला समावयवता और स्थिति समावयवता। श्रृंखला समावयवता है क्या, चेन आइसोमेरिज्म, जिसको हम शॉर्ट में सीआई के नाम से भी जानते हैं। चेन आइसोमेरिज्म के अंदर नाम से क्लियर होता है, अणुसूत्र समान होगा लेकिन कार्बन एटम की जो चेन होगी वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यानी समावयवी बनाते समय आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम श्रृंखला समावयवी बनाएंगे, अणुसूत्र क्या रखना है, समान, केवल और केवल हमें क्या, कार्बन परमाणु की श्रृंखला को चेंज करना है। लेकिन पोजिशनल आइसोमेरिज्म, स्थिति समावयवता के अंदर, जिसको हम क्या कहेंगे शॉर्ट में पीआई, पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, अणुसूत्र समान होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, केवल पोजीशन चेंज करेंगे किसकी, उस एग्जांपल में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। उस एग्जांपल के अंदर अगर मल्टीपल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की स्थिति चेंज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति चेंज करेंगे, और यदि कोई उसके अंदर प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो उसकी स्थिति को चेंज करेंगे। क्योंकि हम यहां एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं, तो जब भी एल्किल हैलाइड के स्थिति समावयवी आप बनाएंगे, अणुसूत्र समान रखते हुए केवल आपको हैलोजन परमाणु की स्थिति को क्या करना है, चेंज करना है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए एल्किल हैलाइड में समावयवता दो प्रकार से शो हो रहे हैं, श्रृंखला समावयवता यानी चेन आइसोमेरिज्म, सीआई बोल सकते हैं, जबकि दूसरी स्थिति समावयवता यानी पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जिसको हम क्या बोलेंगे, पीआई। अब श्रृंखला समावयवता में क्या होगा, आपको पता है कि अणुसूत्र समान रखते हुए हमें केवल श्रृंखला चेंज करनी है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा, C4H9Cl, और हमें इस फॉर्मूले के सीआई बनाने, श्रृंखला समावयवी बनाने, तो सबसे पहला काम आपका, आप क्या करेंगे, जो आपको फॉर्मूला मिला है उस फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ कार्बन आप देखेंगे, जितने कार्बन परमाणु आपको दिए उस कार्बन परमाणु की एक सीधी हम श्रृंखला बनाते हैं। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं, कितने कार्बन की श्रृंखला हमें दी है, 4 कार्बन की श्रृंखला। पहला एग्जांपल हमने 4 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला हमने बनाई। कार्बन की संयोजकता सब पता है कितनी होती है भाई, 4। संयोजकता पूरी करना सब जानते हैं, कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3, 2 2 2 और 1 हैलोजन क्लोरीन परमाणु आपको दिया गया है। अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम दें तो क्या होगा, सबसे पहले श्रृंखला का चयन करें। लास्ट क्लास में आप देख के आए, बोलो नंबरिंग किधर से होगी,
1 2 3 4, क्या नाम होगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन। एक बार चेक करें कहीं आपने फॉर्मूला चेंज तो नहीं किया। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4। एग्जाम्पल में कार्बन कितने दिए गए? 4। हाइड्रोजन कितने आपके पास? 9। 3 2 5 2 7 2 9। हाइड्रोजन भी कंप्लीट। क्लोरीन कितना दिया गया? 1। क्लोरीन भी कंप्लीट, क्योंकि क्या बना? 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब आपको यह याद रखना है, इसका दूसरा एग्जाम्पल बनाते समय फॉर्मूला यही रहना चाहिए। यानी आपका जो अणु सूत्र है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो क्या है? C4H9Cl। आप इस फॉर्मूले को रखते हुए इसका दूसरा फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें कार्बन की जो श्रृंखला है वो कितने कार्बन की नहीं होनी चाहिए? 4 कार्बन की नहीं होनी चाहिए। यानी आप इस फॉर्मूले का यूज करते हुए 4 कार्बन की श्रृंखला ना बना के कोई दूसरी श्रृंखला आप बना रहे हैं। तो मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल बना रहा हूं। अब हम इसकी 5 कार्बन की श्रृंखला तो बना नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कार्बन ही कितने? 4। तो हम इसके कितनी? 3 कार्बन की एक श्रृंखला बनाते हैं। 1 2 3। आपके पास अभी भी एक कार्बन बचा हुआ है। क्या आप इस कार्बन को सामने लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर हमने सामने इस कार्बन को लगाया तो श्रृंखला वापस कितने की होगी? 4 की। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, जब भी श्रृंखला समावेशी बनेंगे, हेलोजन परमाणु की स्थिति को चेंज नहीं करना है आपको। कहां है हेलोजन का? 1 पोजीशन पर कौन जोड़े? क्लोरो। तो यहां भी आपने 1 पोजीशन पर कौन जोड़ दिया? क्लोरीन जोड़ दिया। ये लो, अभी भी आपके पास एक कार्बन है, तो आप उस कार्बन को अगर यहां लगाते हैं तो श्रृंखला वापस 1 2 3 4 की, और अगर यहां भी लगाते हैं तो 1 2 3 4। इसलिए आपके पास एक चॉइस बची कि कार्बन को कहां लगाएं? इस बीच वाले कार्बन से हमने जोड़ दिया। ये लो, संयोजकता आप पूरी कर लेंगे। बैलेंसी पूरी करने में किसी को दिक्कत है ही? बोलो, कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 1। कितने बॉन्ड और बना सकता है? 3। कितने हाइड्रोजन? 3। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1। हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 3। बोलो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 3। 1 2 3। केवल कितना हाइड्रोजन आएगा? 1। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 2। कितने हाइड्रोजन लगा सकते हैं? 2। और आप एक बार चेक करें कि आपका अणु सूत्र कंप्लीट हुआ या नहीं। 1 2 3 4। कार्बन कितने कंप्लीट हो गए? 4। हाइड्रोजन कितने अपने पास? 3 6 8 और 1 9। और क्लोरीन कितना है? 1। अब इसका आईयूपीएसी नाम एक बार देखें। सबसे पहले श्रृंखला का चयन करो, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। कौन सी श्रृंखला सेलेक्ट करते हैं आप? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है, पता है? बोलो, 1 2 3 1 2 3। कोई भी एक चयन आप सेलेक्ट कर लेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से हेलोजन परमाणु पास होगा। बोले 1 2 3। क्या नाम लिखेंगे? 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। आपकी मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है इस समय? 3। इस एग्जाम्पल में मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन थे? 4। आपने क्या किया? C4H9Cl के 2 रूप बनाए, 1 क्लोरो ब्यूटेन और 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। दोनों ही एग्जाम्पलों के अणु सूत्र कैसे हैं? समान। लेकिन दोनों में क्या डिफर कर दिया? कार्बन परमाणु की श्रृंखला चेंज हो गई। एक में 4 कार्बन की श्रृंखला है, दूसरे में 3 कार्बन की श्रृंखला है। ये दोनों एग्जाम्पल एक दूसरे के कौन से? चेन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, CI। क्लियर? दोबारा देखो, श्रृंखला समावेशी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। जो फॉर्मूला आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर, उस फॉर्मूले को कांस्टेंट रखते हुए, फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, अणु सूत्र कैसा बना रहना चाहिए? समान। केवल और केवल आपको क्या चेंज करनी है? कार्बन परमाणु की श्रृंखला। अणु सूत्र समान हो, कार्बन परमाणु की श्रृंखला भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के श्रृंखला समावेशी कहलाएंगे। और इस प्रोसेस को, इस घटना को, इस प्रक्रिया को श्रृंखला समावेशता के नाम से जानते हैं, या हम उसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। देन दूसरी जो समावेशता है वो कौन सी है? स्थिति समावेशता, जिसको हमने कहा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। नाम से क्लियर हो रहा है, अणु सूत्र समान होगा, केवल हेलोजन परमाणु की स्थिति को चेंज करेंगे।
अब हेलोजन परमाणु की स्थिति को चेंज करना है, हेलोजन बोले तो एक्स, जो भी एग्जाम्पल में एक्स होगा, एफ, सी एल, बी आर या आई, उस अणु सूत्र में जो हेलोजन आपको दिया जाएगा उस हेलोजन परमाणु की स्थिति को आप बदल देंगे, जबकि अणु सूत्र कैसा होना चाहिए, समान। तो एक बार हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, स्थिति समायोगी हम कैसे बना सकते हैं। देखो सर, आपको एग्जाम्पल मिला C3H7Br और आपसे पूछा गया कि इस एग्जाम्पल के स्थिति समावयवी बनाइए। तो सबसे पहले आपको जितने कार्बन की श्रृंखला दी है उतने कार्बन की आप एक श्रृंखला बनाएं। कितने कार्बन दिए फॉर्मूले में, 3, तो आपने एक 3 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला बनाई, 1 2 3, ठीक है। इसको सही कर लो। तीन कार्बन की एक श्रृंखला, पहला एग्जाम्पल देखो, 1 2 और 3। हेलोजन क्या दिया है, ब्रोमीन, कहीं भी अपनी चॉइस से लगा दो, आपने ये Br लगा दिया। कार्बन की संयोजकता आप पूरी कर लेंगे। बोलो इस कार्बन ने कितने बंध बनाए, 1, कितने बना सकता है, 4, तो कितने और बन सकते हैं अभी, 3, तो तीनों वैलेंसी किससे कंप्लीट करेंगे आप, हाइड्रोजन से। ये कार्बन परमाणु कितने बॉन्ड बना चुका है, 2, कितने और बना सकता है, 2, तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन परमाणु ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2, कितने और बना सकता है, 2, 2 हाइड्रोजन। नाम कैसे लिखेंगे बोलो, श्रृंखला का चयन, ये आपने श्रृंखला सेलेक्ट की, बोलो नंबरिंग किधर से होगी, जिधर से हेलोजन पास है, 1 2 3, क्या नाम लिखेंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर, कितने कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की। लेकिन इस एग्जाम्पल में आपका जो हेलोजन परमाणु है वो कौन सी पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो इसका बनेगा उसमें क्या याद रखना है आपको, श्रृंखला तो कितने कार्बन की बनेगी, 3 की, लेकिन उसका जो हेलोजन परमाणु है वो 1 पोजीशन पर नहीं होना चाहिए। यानी जब जब आप पोजीशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, पोजीशन आइसोमर बनाएंगे, तब तब कार्बन परमाणु की श्रृंखला को चेंज नहीं किया जाता, केवल हेलोजन परमाणु की स्थिति को बदलेंगे। कैसे, अब ये तो क्लियर हो गया कि कार्बन की चेन चेंज नहीं होगी। कार्बन की चेन कितने कार्बन की है, 3 की, तो दूसरा एग्जांपल भी आप कितने कार्बन का बनाने वाले हैं, 3 का, 1 2 3। पहले हेलोजन कहां था, 1 पर, 1 से हटा के कहां ले आए, 2 पर, ये हेलोजन लगा दिया 2 पोजीशन पर। बैलेंस आप पूरी कर लेंगे, 3 1 3, कितने कार्बन की श्रृंखला है, 3 की। बोलो नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3 1 2 3। छात्र की इच्छा चलेगी, स्टूडेंट की चॉइस चलेगी, क्योंकि दोनों ही तरफ से हेलोजन स्थिति क्या है, 2। तो देखो 1 2 3, क्या नाम लिखेंगे, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर, कितने कार्बन की श्रृंखला है अभी भी, 3 कार्बन की। क्या आपने श्रृंखला चेंज की, ऊपर भी श्रृंखला कितने की है, 3 की, नीचे भी चेन कितने की है, 3 की, लेकिन ऊपर ब्रोमो कौन सी पोजीशन पर था, फर्स्ट पर, और यहां ब्रोमो कौन सी पोजीशन पर आ गया, 2 पर। तो क्या हो गया, हमने केवल और केवल हेलोजन परमाणु की स्थिति को क्या किया है, चेंज। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल को Br को, ब्रोमीन को 2 से हटा के 3 पे लगा दें, नहीं, अगर आपने Br को हटा के 3 पर लगाया तो काउंटिंग जो इधर से हो रही थी वो किधर से हो जाएगी, इधर से 1 2 3, दोबारा क्या बनने वाला है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि दोनों के क्या समान है, अणु सूत्र समान है। चेक कर लें, कार्बन परमाणु 1 2 3, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7, हाइड्रोजन 7, कार्बन 3, एक Br। नीचे वाला एग्जांपल 1 2 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 3 6 1 7, हाइड्रोजन 7, एक Br। दोनों का अणु सूत्र ऐसा है, समान, केवल आपने क्या किया है, हेलोजन परमाणु की स्थिति को चेंज किया है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमेरिज्म या स्थिति समावयवी कहलाते हैं। क्लियर, अणु सूत्र समान होना चाहिए,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, चेन अगर आपने डिफर की तो चेन आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पोजीशन आपने अगर अलग की तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। लेकिन एक यहां बात ध्यान देने की यह है, एल्किल हाइड के अंदर जो आप श्रृंखला समावेशता भी देख के आए, इस श्रृंखला समावेशता में आपको चेन आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए या चेन आइसोमर बनाने के लिए कम से कम एग्जाम्पल में कितने कार्बन परमाणु का होना जरूरी है? 4 का। तो याद रखेंगे एल्किल हैलाइड में केवल वे ही एल्किल हैलाइड श्रृंखला समावेशता प्रदर्शित करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम से कम कितने होंगे? 4 होंगे। अगर किसी एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 से कम है तो ऐसे एल्किल हैलाइड कभी भी चेन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करते। क्लियर? जबकि पोजिशनल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करने के लिए केवल कितने कार्बन? 3 कार्बन परमाणुओं का होना आवश्यक है। यानी हम ये कह सकते हैं अगर किसी एल्किल हैलाइड में नंबर ऑफ कार्बन 3 है और हम उसके आइसोमेरिज्म की बात करें तो उसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिल सकती है? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। जबकि उस एग्जांपल के द्वारा कौन सी आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं की जाएगी? चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावेशता प्रदर्शित करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन का होना जरूरी है? 4 का। जबकि पोजिशनल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन का होना जरूरी है? 3 का। क्लियर? अब आपको कोई भी एग्जाम्पल मिल सकता है। कई बार बच्चा ये सोचता है कि मुझे समावेशता की डेफिनेशन याद है, मैंने एक एग्जाम्पल याद कर लिया और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको कोई भी अणुसूत्र देगा, उस दिए गए अणुसूत्र के समावयव भी आपसे बनवाएगा। एग्जाम में आप ये सोचे कि आपको ये पूछेगा कि एल्किल हैलाइड में श्रृंखला समावेशता को समझाइए या एल्किल हैलाइड में स्थिति समावेशता को समझाइए। नेवर, कभी नहीं आएगा ऐसा, कभी नहीं। आपको वो एक फॉर्मूला देगा, दिए गए फॉर्मूले के आइसोमर या समावयवी बनवाएगा। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को समावयवी बनाने आने चाहिए। आपको जो अणुसूत्र दे उस अणुसूत्र को चेंज ना करते हुए उसकी अगर चेन आइसोमेरिज्म बनवाएगा तो आपको केवल क्या चेंज करनी है? उसकी श्रृंखला चेंज करनी है। और अगर वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म बनवाएगा तो आप क्या करेंगे? उसके हैलोजन परमाणु की स्थिति को चेंज करेंगे। क्लियर? देन आइए साहब, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन हैलोजन CX बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन। यानी हेलो एल्केन में कार्बन और हैलोजन के बंध की प्रकृति को हमें देखना है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में सीधा 1 नंबर में कि एल्किल हैलाइड के अंदर या ऐसे बोले IUPAC में हेलो एल्केन के अंदर जो CX बॉन्ड है उसकी नेचर क्या है? नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन। अब देखो हेलो एल्केन में CX बॉन्ड की नेचर को देखने के लिए आप पहले इधर एक बार रिएक्शन को देखें। मैंने कोई भी एल्किल हैलाइड लिया, ये कार्बन और ये कोई भी हैलोजन हम जोड़ सकते हैं X। अगर हम बात करें कि ये हैलोजन होगा, ये कार्बन होगा, हम सभी जानते हैं कार्बन और हैलोजन की विद्युत ऋणताओं में क्या है? अंतर है। हैलोजन की जो विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो कार्बन की विद्युत ऋणता की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। अब होगा क्या? इस हैलोजन की विद्युत ऋण अधिक होने के कारण इस CX बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी तरफ मूव करेंगे? किसकी तरफ खींचेंगे? किसकी तरफ खिसक जाएंगे? ट्रांस हो जाएंगे, सरक जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे? बोलो, जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी। और हम इस बात को जानते हैं X की जो EN यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रेटर देन होती है कार्बन EN। यानी हैलोजन की विद्युत ऋणता का मान कार्बन की विद्युत ऋणता से अधिक होता है। अब जब हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से अधिक है तो इस CX बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खिसक जाएंगे? X की ओर। और जब ये इलेक्ट्रॉन X की ओर खिसकेंगे तो स्थिति क्या होगी? ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि जो कार्बन होगा उस पर आंशिक धनावेश और जो हैलोजन होगा उस पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ये आवेश क्यों आया? दोबारा देखें, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यानी हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश क्यों आया? क्योंकि कार्बन और हैलोजन के बीच की विद्युत ऋणताओं में क्या है? अंतर।
और विद्युत ऋणता किसकी अधिक? हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से अधिक है, इसलिए हैलोजन ने बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, अपनी ओर खींचा या आकर्षित किया, और हैलोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन खिसक कर हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश देंगे। और जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो हम ये बोलेंगे ये बंध जो है वो कौन सी नेचर का हो गया? ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति। तो कई बार तो वो डायरेक्ट ये जो टाइटल डाला हुआ है ना वो ऐसे ही पूछ लेता है, कई बार वो अपनी तरफ से क्वेश्चन डाल देता है। क्या? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बीच जो बंध है उसकी प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय। एक्सप्लेन करवा लेता है क्यों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन और एक्स हैलोजन के बीच का जो बंध है उसके ध्रुवीय होने का कारण क्या है? उसके ध्रुवीय होने का कारण कार्बन और हैलोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर होना। और हम जानते हैं जिसकी विद्युत ऋणता का मान अधिक होगा बंध के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की ओर खिसक जाएंगे, जिससे उस परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और जिसकी तरफ से गए उस पर आंशिक धनावेश। और ऐसा ही किसमें हो रहा है? एल्किल हैलाइड में हैलोजन की विद्युत ऋणता का मान कार्बन की विद्युत ऋणता से ज्यादा, इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ? हैलोजन की तरफ। हैलोजन पर क्या आया? आंशिक ऋणावेश। कार्बन पर क्या आया? आंशिक धनावेश। और जैसे ही दोनों पर आंशिक आवेश उत्पन्न हुआ बंध कैसा हो गया? ध्रुवीय प्रकृति का। अच्छा, इस ध्रुवीय प्रकृति के कारण हम ये कह सकते हैं कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं ना वो द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण यानी एल्किल हैलाइड का द्विध्रुव आघूर्ण म्यू कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि हम 11वीं की क्लास में पढ़कर आए कि जो कंपाउंड ध्रुवीय होंगे उनका म्यू इज नॉट इक्वल 0। तो याद रखना एल्किल हैलाइड द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि एल्किल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बीच का बंध कौन सी नेचर का होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का। और इस बंध के अंदर ध्रुवीयता क्यों आई वो हमने पता है, क्योंकि कार्बन और हैलोजन दोनों की विद्युत ऋणताओं में क्या है? अंतर। और जिस विद्युत ऋणता का मान जो है वो कार्बन की तुलना में हैलोजन की विद्युत ऋणता का मान अधिक है, इसलिए बाकी इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? एक्स की तरफ। एक्स पर क्या आ गया? आंशिक ऋणावेश। कार्बन पर क्या आ गया? आंशिक धनावेश। इसीलिए बंध कैसा हो गया? ध्रुवीय सहसंयोजक। क्लियर? तो ये टॉपिक कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति हमने देखी। नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हैलो एल्केन। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये मेन टॉपिक होते हैं प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां से ऑर्गेनिक की रिएक्शन स्टार्ट होती है। ऑर्गेनिक की जो रिएक्शन है हम फिलहाल जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वो हम एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों की बात कर रहे हैं। एल्किल हैलाइड बनाने की विधि बोले तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी किस किस विधि के द्वारा हम एल्किल हैलाइडों का निर्माण कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड बनाने का पहला जो मेथड हम पढ़ रहे हैं वो है एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया द्वारा। हैलोजन अम्ल बोले तो हाइड्रोजन हैलाइड HX। X यहां अपनी चॉइस का होगा, आप जो लेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया के द्वारा हम एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले एल्कोहल को हम किससे शो करते हैं? ROH एल्कोहल। एल्कोहल की क्रिया ने HCl से कराई। HCl के साथ होने वाली रिएक्शन निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में संपन्न होती है। HCl जो होता है वो कंसंट्रेट फॉर्म में यूज करते हैं, सांद्र HCl। देखो रिएक्शन कैसे हो गई, जिस जगह से आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे उसी जगह से नया बॉन्ड बनेगा, क्योंकि प्रिपरेशन मेथडों में रिएक्शनों की शुरुआत है, इसलिए एक बार देख ले। आप यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, कौन सा ग्रुप बाहर निकाल देंगे? H2O, और जिस जगह से बॉन्ड टूटा वहीं से जोड़ देंगे। इधर क्या बचा हुआ है? R, इधर क्या बचा हुआ है? Cl, और आपका उत्पाद क्या बनेगा? RCl। R बोले तो एल्किल और Cl लिखें तो क्लोराइड। तो हमने क्या बनाए?
एल्किल क्लोराइड। दोबारा से देख लें, जब किसी अल्कोहल की क्रिया कंसंट्रेट HCl के साथ कराएं, किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस ZnCl2, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो यहां से H, यहां से OH, तो हम किसका लॉस कर रहे हैं, वाटर का लॉस करेंगे, और जहां से बॉन्ड ब्रेक किया वहीं से जोड़ेंगे, तो R पर कौन आ जुड़ेगा, Cl, और उत्पाद क्या बनेगा, RCl, जिसको हमने क्या कहा, एल्किल क्लोराइड। इस एल्किल क्लोराइड में आप इसके अंदर ये याद रखेंगे कि एल्कोहल जो होगा, क्योंकि यहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रही, तो आपको पता होना चाहिए आखिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे। आपसे कभी भी कोई ये नहीं पूछेगा कि एल्किल हैलाइड बनाने की कोई 2 विधि लिखो, 1 विधि लिखो। आपको वो रिएक्शन पूछने का उसका 3 तरीका हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये जो है ये रिएक्टेंट अभिकारक, और ये क्या, उत्पाद। ठीक है, अब वो आपसे रिएक्शन को कैसे पूछ सकता है, 3 तरीके हैं उसके पास। देखो, अभिकारक के अंदर 2 चीजें हैं, एक आधार और एक अभिकर्मक। आधार और अभिकर्मक ये दोनों अभिकारक, और अभिकारक से उसने क्या बना दिया, उत्पाद। तो वो आपसे या तो एल्कोहल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी एल्कोहल का एग्जाम्पल दे सकता है, कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन पूछेगा, जो एग्जाम्पल देगा वो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जैसे आपको एग्जाम्पल मिला CH3CH2OH, एल्कोहल कौन सा है, ये एथेनॉल। इसकी क्रिया हमने कराई कंसंट्रेट HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। देखो रिएक्शन कैसे होगी, यहां से H, यहां से OH, क्या बाहर निकलेगा, H2O, जहां से बॉन्ड ब्रेक किया है वहीं से जोड़ेंगे, CH3CH2 कौन आके जुड़ेगा, Cl, और उत्पाद क्या बनेगा, CH3CH2Cl, और प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, एथिल क्लोराइड। ठीक है, अब आपको वो पर्टिकुलर कन्वर्जन के रूप में पूछ सकता है, यही क्वेश्चन वो ऐसे पूछ सकता था, ये एथेनॉल था, ये कौन था, एथिल क्लोराइड। उसने दे दिया कि आप एथेनॉल से एथिल क्लोराइड बनाने की अभिक्रिया का समीकरण दें, तो आपको क्या करना है, एथेनॉल को सांद्र HCl के साथ रिएक्ट करना है एनहाइड्रस यानी निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में, और उत्पाद क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड। या वो इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, हाउ डू यू कन्वर्ट एथेनॉल टू एथाइल क्लोराइड। या वो ऐसे भी पूछ सकता है, एथेनॉल की क्रिया सांद्र HCl से अगर हम एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में कराएंगे तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा, उस उत्पाद का नाम, उसकी स्ट्रक्चर। तो रिएक्शन पूछने का तरीका उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिएक्शन जो हम करेंगे वो इसी तरीके से घटित होगी। इस रिएक्शन को कई बार एक विशेष नाम से पूछ लिया जाता है, इस अभिक्रिया को ग्रोव प्रक्रम, ग्रोव प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अच्छा, अब जरूरी थोड़ी है साहब वो HCl से रिएक्शन करवाएगा, आप दूसरा हेलोजन एसिड काम में ले सकते हैं। जैसे आपने लिखा CH3CH3OH, बोलो एल्कोहल का नाम, आइसो प्रोपिल एल्कोहल, react with HBr in presence of concentrate H2SO4। रिएक्शन कैसे होगी, देखो यहां से क्या निकालेंगे H, यहां से क्या निकलेगा OH, कौन सा ग्रुप लॉस होगा, H2O, जहां से OH निकला है वहां कौन आके जुड़ेगा, Br, CH3CH3Br। क्या नाम लिखेंगे, कॉमन नाम लिख रहा हूं मैं, आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड
आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि साहब HCl के अंदर हम जो है निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस काम में ले रहे हैं और फिर HBr के अंदर हम कंसंट्रेट H2SO4 ले रहे हैं, क्यों? देखो HBr जो है वो एक अनस्टेबल है, इसको रिएक्शन के दौरान ही हम क्या करते हैं, किसी भी ब्रोमाइड साल्ट या ब्रोमाइड लवण की क्रिया सांद्र H2SO4 से करा के रिएक्शन के दौरान ही HBr बनाया जाता है। इसलिए जब भी रिएक्शन आप HBr के साथ आएगी या करेंगे तो प्रेजेंस के रूप में एनहाइड्रस ZnCl2 ना लेकर कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करेंगे। क्लियर? आप जरूरी नहीं है कि HBr के साथ ही रिएक्शन करें, आप HI के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये आ गया, लो क्या नाम लिखेंगे, कॉमन नाम लिखें तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड 1 2 3 4 ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड रिएक्ट विद HI दैट इज इक्वल टू। याद रखने वाली बात है कि HI के लिए किसी भी प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये उत्पाद बना लेगा, क्योंकि जितने भी ये हेलोजन एसिड हमने लिखे इनमें सबसे अधिक मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील जो है वो कौन है, हाइड्रोजन आयोडाइड। किसके प्रति, एल्कोहल के प्रति इसकी क्रियाशीलता का क्रम, वो अभी हम देखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। तो पहले तो रिएक्शन, आपका रिएक्शन का तरीका चेंज नहीं किया, जैसे आपने ऊपर किया वैसे देखो, यहां से बोलो क्या निकालेंगे, H, यहां से क्या निकलेगा, सॉरी ये हमने क्लोराइड लिया, हम एल्कोहल से बना रहे थे ना, ये देख लो एक बार, ये लो, तो यहां से क्या निकालेंगे, इसको एल्कोहल कर देते हैं, यहां से OH, यहां से H, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जल का एक अणु बाहर निकलेगा, जहां से बॉन्ड ब्रेक किया है वहीं से जोड़ दो, C पर कौन आके जुड़ेगा, I, और उत्पाद क्या बनेगा, CH3C, CH3, CH3I, और इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड। क्लियर? याद रखें HCl के साथ रिएक्शन निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में, HBr के साथ रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, और HI के लिए किसी भी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मोर रिएक्टिव है इसके एल्कोहल के प्रति, इसलिए बिना प्रेजेंस में डायरेक्ट गर्म करके इससे हम प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो एल्कोहल पर हेलोजन एसिड की क्रिया के द्वारा हम एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। पहला प्रिपरेशन मेथड था हमारा, इसको एक बार दोबारा से देख लो। जब भी एल्कोहल की क्रिया HX के साथ आएगी, एल्कोहल का OH, हेलोजन एसिड का H आपस में मिलकर जल के रूप में बाहर निकलेंगे, और जो हेलोजन आपका होगा उसी के अनुसार हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएंगे। अगर ये रिएक्शन पर्टिकुलर HCl के साथ आती है तो इस अभिक्रिया को हमने एक नाम दिया, बोर्ड कई बार इस नाम से पूछ लेता है, ग्रोव प्रक्रम के नाम से भी इसको जानते हैं। जबकि HBr के साथ होने वाली अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में और HI के साथ हम डायरेक्ट उत्पाद बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज देख लें आप, कई बार वो दो ऑर्डर पूछ लेता है, रिएक्शन नहीं पूछ के वो ये कहेगा कि एल्कोहल के प्रति हाइड्रोजन हैलाइड या हेलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले याद रखें, जब भी वो ऑर्डर पूछेगा तो हेलोजन एसिड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा एल्कोहल के प्रति HI, उससे कम HBr, और सबसे कम HCl। क्लियर? और अगर वो हेलोजन एसिड के प्रति, सॉरी ये गलत है, यहां अगर हमने ये देखो हेलोजन एसिड के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम जब पूछेगा तो सबसे ज्यादा कौन सा एल्कोहल, ROH 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम 1 डिग्री। यानी हेलोजन एसिड से सबसे अधिक रिएक्टिविटी जो कर रहा है वो कौन सा, वो कर रहा है 3 डिग्री एल्कोहल, उससे कम कौन करेगा 2 डिग्री एल्कोहल, और उससे कम कौन करेगा 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? तो याद रखना है जब भी हेलोजन एसिड के प्रति
एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम आएगा, तब तब आप क्या करेंगे, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम रहेगा।